नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। खबर भारत के इस विशेष प्रोग्राम में हर बार हम चर्चा करते हैं विशेषज्ञ से और जानते हैं कि दरअसल हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम किसी बीमारी को अगर उठा रहे होते हैं तो किस तरह से उसका उपचार किया जाएगा, किस तरह से बचाव किया जाएगा। आज जिस बीमारी की बात हम करेंगे उसका संबंध शरीर से भले ना हो लेकिन मन से जरूर है, क्योंकि हर बार हम ये बात कहते नजर आते हैं कि तन और मन दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के उपाय जानने के लिए उनकी क्षमताओं का पता करना होगा। स्वास्थ्य देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार रोग या दुर्बलता का उपचार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तरीकों से अच्छी तरह से किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करने में यह कहा जा सकता है कि इससे एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है। तो किस तरह से हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से उसे संबल दे सकते हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर भूषण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण सर। जैसा कि आज हम मन के स्वास्थ्य पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मानसिक रोगी की पहचान कैसे की जा सकती, कौन होता है? मतलब क्या एक स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति, शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी मनोरोगी हो सकता है? देखिए, मानसिक रोग की अगर हम आम जनमानस में ये ढूंढने लगे कि मानसिक रोगी कौन है, तो यह उचित नहीं है। और जो भी मेंटल हेल्थ की जो गाइडलाइन है उसके तहत ये उचित नहीं होता। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हम मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है या कितना दुर्बल महसूस कर रहे हैं, वह आपके पूरा व्यवहार पर निर्भर करता है। तो कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती है जिनमें पैथोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है, और कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके व्यवहार में होती है। जिस उदाहरण तौर से हम लोग समझते हैं, जैसे जिसको लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या सिजोफ्रेनिया जैसा बीमारी है, तो वो आपके पैथोलॉजी से डेवलप होती है। और जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपके व्यवहार की वजह से, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। बिल्कुल। तो मानसिक रोगों की अगर हम बात करें, मनोरोगों की अगर हम बात करें, तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन से लेवल होते हैं जिस पर हमें पहचान करना आना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ताकि उसका उपचार किया जा सके? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना होगा कि मानसिक रोग जो भी है, या ज्यादातर जो मानसिक रोग होती है जेनेटिक होते हैं या आपके किसी घटना की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका मूल स्वरूप व्यवहार है, उसमें अगर हम परिवर्तित पाए जा रहे हैं, वो भी लगातार निरंतर समय के लिए, एक्यूट कंडीशंस को अगर हम छोड़ दें, अगर हम ऐसा समझें कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक चिड़चिड़ापन स्वभाव से है, या लंबे समय तक नींद नहीं आ रही है, या उसके व्यवहार में अचानक और ज्यादा दिन तक परिवर्तन हो रहा है, तो हमें इसको ये मानना चाहिए कि हमें एक बार मनोरोग चिकित्सक से या मनोरोग विशेषज्ञ से हमें उसकी सलाह लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ इसमें जो मनोदशा को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। हम कोविड से जुड़कर इस सवाल को करते हैं और इसका समाधान भी दर्शकों को बताएंगे। 2 साल घर में कैद रहने के बाद अलग अलग तरह के बदलाव देखने को मिले हम लोगों में। जब मतलब अगर मैं एडल्ट की बात करूं, हम लोगों में इतना बदलाव देखने को मिला, तो फिर बच्चों की स्थिति क्या हो रही होगी, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो इस समय बच्चों में किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को हो, या हम किसी पशु पक्षी की बात करें या कोई व्यक्ति जीव की बात करें, तो कैद किसी को पसंद नहीं है। बिल्कुल। किसी को भी कोई नहीं चाहता कि हम कैद में रहें। लेकिन ये जो हमारा महामारी है, उसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी हमें एक कैद में या आइसोलेट रहना पड़ा, जिसके द्वारा हम कहीं ना कहीं हमारे जो फिजिकल डिस्टेंस को हमें मेंटेन करना पड़ा। स्कूल हमारे बच्चों के से दूर हो गए, जहां पर हमारी ग्रुपिंग होती थी, बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते थे, वो कम हो गए। जिससे मानसिक तौर से भी प्रभाव पड़ा और शारीरिक तौर से भी प्रभाव पड़ा। बच्चों में ओबेसिटी भी देखने को मिली, थोड़ा सा उसमें सुस्तीपन भी देखने को मिला। और एक जो सोशल इंटरेस्ट होता है, जो कि आपके सोशल या सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी कमी बच्चों में देखने को मिला। अब वापस से स्कूल शुरू होने वाले हैं या होने वाले थे, ऐसी अवस्था में एक माता पिता के पास एक समस्या पैदा हो रही थी कि बच्चे स्कूल जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि 2 सालों का उनका ब्रेक हो गया, उनके कपड़े में धूल कर लिया उन्होंने। तो ये चैलेंजेस थोड़ा सामने आ रहे हैं। आपने जो वर्ड यूज किया ना, कंफर्टेबल जोन, ये परेशानी हमेशा से रही है हर इंसान के साथ, आप भी मानते होंगे। तो क्या वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, मतलब उनका मन ज्यादा दुखी होता है, वो अपने मन को ज्यादा नहीं समझा
पाते हैं जिनका जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जिनमें रिस्क फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं ना कि रिस्क लेने की क्षमता जिन लोगों में कम होती है, उनका मन असंतुष्ट होता है। देखिए, मन तो हर जगह असंतुष्ट होता है ना। और हम बात यहाँ जैसे कर रहे थे बच्चों में लर्निंग पावर बहुत ज्यादा होती है, सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति को बहुत जल्दी से वो अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी से उन चीजों को समझ लेते हैं। और जहाँ पर हम अस्थिरता की बात करते हैं, मन की व्यवस्था ही है एक अस्थिरता, जहाँ पर व्यक्ति नए चीजों को सीखने, स्वीकार करने और समझने में समय भी लेता है। कुछ लोगों को जो अच्छा लगने लगता है, मजा आने लगता है, तो उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार की चीजों को वो आपको देखने को मिलता है। अब कंफर्टेबल जोन की हम बात करते हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग होता है अपने शरीर को, अपने मन को एक विशेष स्थान दे देता है कि मैं सुकून मिल रहा है या मुझे इसमें कंफर्टेबल हो रहा है, तो उस जगह को हम कंफर्टेबल कहते हैं। क्योंकि जब हम स्टार्ट में पहले हम बात करें तो 2019 की या 20 की बात करें स्टार्ट की, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हम बहुत असहज महसूस कर रहे थे। ये सब सुनते ही कि लॉकडाउन हो गया है, मार्केट बंद हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा हम अब असहज हो गए थे कि हम कैसे रह पाएंगे घर के अंदर। लेकिन जब दूसरी फेज आई कोविड की, तो ये हमारे लिए बहुत नया चीज नहीं था, लॉकडाउन को फेस करना या घर के अंदर रहना। तो ये कहीं ना कहीं हमने अपने उतने ही दायरे में हम रहना सीख गए थे, समझ गए थे कि या कंफर्टेबल हम फील करने लग गए थे अपने चार दीवारों के घर के, या फिर हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह को भी। तो ऐसे परिस्थितियों को हम कंफर्टेबल जोन के तौर से हम क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर हम थोड़ा सा शांति या सुकून महसूस करने लगते हैं। जी, एक आम धारणा होती है कि और सोच भी यही होती है कि अगर शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ हैं तो उसके लिए बीमारियां बनी हैं, डॉक्टर तमाम तरह की बातें हमें बता देगा, प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, हम खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। क्या मन के रोगों को दूर करने के लिए भी दवाइयां काम कर जाती हैं? डेफिनेटली मन के रोगों के इलाज के लिए मनोरोग चिकित्सक होते हैं। और मन की बीमारियों को समझने के लिए या इनके निदान के लिए जो मनोरोग चिकित्सक होते हैं, वो उनको सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह के जो मानसिक रोग है उनको वो आइडेंटिफाई करें और किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट दें। जिस तरह के शरीर की दवाइयों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है दवाइयाँ, उसी तरह मन की बीमारियों के लिए भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है और उसको नियमित तौर से लेना पड़ता है। जिस तरह से शरीर की बीमारियों के लिए आपको कुछ सावधानियों रखने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मन की बीमारियों को भी सावधानियों की आवश्यकता होती है। अब जब आपका शारीरिक तौर से आप बीमार होते हैं, उस दौरान आपको अपने परिवार से सहयोग की अपेक्षा होती है। उसी तरह से मन के तौर से जब हम बीमार होते हैं तो हमें और ज्यादा अपने परिवार की, अपने समाज की सहयोग की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर हमें इस तरह से निरंतर सहयोग मिलता है तो शारीरिक बीमारियां जिस तरह से ठीक होती है, उसी तरह से मन की बीमारियां भी पूर्णतः ठीक होती है। बहुत सारे आपके पास जब केसेस आते होंगे, लोग आपसे मिलने आते होंगे, एक तो बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। बहुत कम लोग, मुझे ऐसा लगता है, आप सहमत होंगे इस बात से, बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो मतलब मन के रोगों को दूर करने के लिए आपके पास आते होंगे। बहुत हिम्मत जुटाते होंगे लोग, क्योंकि आज भी लोगों का ये सोचना है कि किसी हम साइकेट्रिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं, दैट मीन्स कि ऐसा ना हो लोग ये समझे कि ये तो पागल है। ऐसा होता है, आपके पास भी इस तरह के लोग आते होंगे, इस तरह से थिंकिंग। बिल्कुल, इस तरह से थिंकिंग बेसिकली क्या होता है कि हम शारीरिक समस्याओं को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मुझे कुछ दर्द है या हमें कुछ तकलीफ हो रही है, जो हमारे चेहरे पे दिखती है। मन की बीमारियों के प्रति पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो आज ज्यादा बेहतर स्थिति पे है। लोगों को जो स्वीकार करने की क्षमता ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। लोग अवेयर हो चुके हैं कि हाँ इस तरह की समस्याएं होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब होती है जब हम स्वीकार ही नहीं करते कि हाँ हमें कुछ एबनॉर्मलिटीज है या हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन है। तो अभी भी समाज में कुछ है स्टिग्मास है, जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते या स्वीकार करने में देरी कर देते हैं कि कुछ समस्याएं हैं। लेकिन पहले के तुलना से बात करें तो आज मनोरोग चिकित्सक की संख्या भी ज्यादा है, लोग अवेयर भी ज्यादा हो रहे हैं और लोग इसके इलाज के लिए भी पहुंच रहे हैं और लोगों को स्वीकार करने में कम दिक्कतें हो रही है पहले की तुलना में हम बात करें तो। आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति जो आपके पास आता है, पहले तो मुझे ऐसा लगता है आप उस लेवल को चेक करते होंगे शायद कि कितने प्रतिशत तक उस पर मतलब वो जो रोग है उसके मन पर हावी हो चुका है। उसके बाद क्या वाकई एक बार ट्रीटमेंट लेने के बाद इंसान स्वस्थ हो जाता है मानसिक रूप से, या फिर बीच बीच में आपसे मतलब आप मनोरोग चिकित्सकों से बीच बीच में सलाह लेना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो वो
फिर से उसी उलझनों में चला जाए, फिर से मनोरोगी हो जाए, क्या इस तरह की बातें भी देखने को मिलती हैं? देखिए किसी भी रोग की प्रतिशत निकालना मुश्किल काम होता है। हाँ। प्रतिशत नहीं निकाल सकते हम इन चीज़ों को, हाँ। कितना प्रतिशत ग्रसित है जी। या कितना प्रतिशत वो रिकवर है। हाँ। अगर आपकी प्रॉब्लम आपके जो जीवन है काल में या दिनचर्या में प्रभावित कर रही है और समस्या है, हाँ। तो एक बिल्कुल सिमिलर होता है आपके फिजिकल इलनेस की जैसा भी, मेंटल इलनेस की भी जो परीक्षण और निदान दोनों ही सिमिलर होते हैं। वहाँ भी हम एक्यूट केस की बात करते हैं, यहाँ भी हम एक्यूट और क्रॉनिक केस की बात करते हैं। हाँ। पुरानी बीमारी, नई बीमारी, कम समय के लिए है ना? तो उसमें भी हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की बात करते हैं कि माइल्ड केसेस है, मॉडरेट केसेस है या सीवियर केसेस है, उस पर निर्भर करती है। तो डिपेंड करता है कि मरीज किस तरह के बीमारियों से ग्रसित है और वो क्या जो बीमारी है वो अभी माइल्ड लेवल पे है या मॉडरेट लेवल पे है या सीवियर लेवल पे है या उसकी जो उत्पत्ति है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है। तो अगर ये माइल्ड या मॉडरेट पे होती है तो आपको बहुत जल्दी दवाइयों से समाधान हो जाता है और बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और जैसे पर सीवियरिटी आती है, क्रॉनिक केसेस होते हैं, तो फिजिकल इलनेस की तरह भी इसमें लंबी समय तक, ज्यादा दिन तक दवाइयाँ खाने की और सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से आपके शारीरिक बीमारियां होती हैं, जैसे हम टीबी की बात कर रहे हो, हाइपरटेंशन की बात कर रहे हो, डायबिटिक की बात कर रहे हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये होते हैं, तो इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो आपको जेनेटिक के तौर से मिल जाती है। तो उनके इलाज में भी थोड़ा समय लगता है, लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी इलाज है या अनक्योरेबल है। अगर हम नियमित मेडिसिन और डॉक्टर के टच पे हैं, नियमित हम उसको फॉलो पे हैं और हम जो बताए गए प्रिकॉशंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप अच्छे लाइफ को लीड कर सकते हैं और वापस से अपने जो मानसिक रोग है उसके दबाव से बाहर सकते हैं। बिल्कुल, 2-3 चीजें मुझे समझ में आई आपके इस जवाब से कि एक तो जेनेटिक भी हो सकता है रोग, ये सच है। अगर जेनेटिक है तो क्या ये जड़ से खत्म किया जा सकता है या फिर अगली पीढ़ी पर ट्रांसफर हो जाएगा? देखिए जेनेटिक है तो वो तो धीरे धीरे करके खत्म होगा। हाँ। इसके सावधानियां बहुत जरूरी है। जेनेटिक है तो आपको 2 से 3 तक का हम हिस्ट्री लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि अगर आप में नहीं है समस्या तो आपके फादर में हुए हो या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में रहे हो, तो ये इस तरह से आपको जो अगर उसका फ्रीक्वेंसी तेजी से नहीं है, धीरे धीरे करके रिकवरी तो मिल जाती है। और बदलाव तो सभी जगह होते हैं, शरीर में भी बदलाव होता है और मन में बदलाव होता है, लेकिन हाँ इसका जैसे जैसे हमारे पीढ़ियों में गैप आती जाती है उसकी खतरा कम होती जाती है। अगर हमारे दादाजी की समस्या थी तो हमारे पिताजी को होने चांसेस कम होगी, फिर और हमें और कम होने होगी और हमारे आने वाले पीढ़ी को और कम होती जाएगी। बिल्कुल, डेफिनेटली शरीर मन को बीमार करता है और बीमार मन शरीर को भी बीमार कर देता है, इसका क्या संबंध है आपस में? देखिए अगर आपका हेल्दी माइंड है तो आप हेल्दी थिंकिंग होगी, आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छा समझ पाओगे और आप अपने शरीर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है, हमारे जब तकलीफ है तो उस समय हमें तकलीफ से बाहर हटके सोचने में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? जब हमारा शरीर स्वस्थ हो है तो हम बेहतर तरीके से सोचने में सक्षम होते हैं या बेहतर तरीके से सोचने की हम कोशिश कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होने की संभावना रहती है और शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होने की संभावना पूरी रहती है। बिल्कुल, इसलिए शायद इसको समानांतर माना जाता है कि तन से मन का स्वास्थ्य और मन से ही तन का स्वास्थ्य। अब मैं अगर बच्चों की बात करूं, युवाओं की बात करूं, घर की महिलाओं की बात करूं और बुजुर्गों की बात करूं, पुरुषों की बात करूं, इन सब में आपको क्या लगता है कि इन दिनों सबसे ज्यादा मनोरोगी कौन सा वर्ग है? देखिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा वर्ग ज्यादा मनोरोगी है और यह कहना उचित भी नहीं होता कि किसी वर्ग विशेष को, लेकिन अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग जो एज ग्रुप को या अलग अलग जेंडर्स को इफेक्ट करते हैं। अच्छा। है ना? कुछ बीमारियां हैं जो बच्चों में ही ज्यादातर होती है या देखने को मिलता है, जैसे हम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर की बात कर रहे हो, है ना, या फिर हम ऑटिस्टिक चाइल्ड की बात कर रहे हो, तो भी कुछ मानसिक रोग बच्चों में ज्यादातर होते हैं। अल्जाइमर की बात कर रहे हो या याददाश्त बीमारी संबंधित बात कर रहे हो तो वो ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलती है, या हम ये ऐसा कहें कि हम ओल्ड एज में ज्यादा इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। बाकी कुछ पहला डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका ऑनसेट ऑफ इलनेस जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही देखने को मिलता है या हम समझ पाते हैं। सिजोफ्रेनिया की बात कर रहे हो तो पर्टिकुलर टाइम उसका नहीं होता कि हम उसको कब हम आइडेंटिफाई कर पाए। जब हमारे अंदर जो भ्रम की स्थिति है या लीडिंग टाइम है हमारा, वो डिपेंड करता है कि वो हमने बीमारियों को कब हम आकलन कर पाए हैं, कब उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाए हैं और उसको हम कब समझ पाए हैं कि यह हमारे व्यवहार से सामान्य नहीं है और ये कुछ जो गतिविधियां हैं या कुछ लक्षण है जो हमारे स्वभाव से विपरीत है।
तो वो डिपेंड करता है इसमें। बिल्कुल। परिवार में एक मनोरोगी पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन पर प्रभाव डालता है, मैं चाहूंगी दर्शकों को जरूर बताइए आप इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि जब हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे के जो सोच होती है, समझ होती है, उन सभी चीजों से हम प्रभावित होते हैं। अब हम जब बात कर रहे हो मनोरोगी की, तो मनोरोगी को खुद इंसाइट नहीं होता कि उसमें कुछ असामान्यताएं हैं या कुछ इस तरह के कुछ समस्याएं हैं। कुछ रोगों को छोड़ करके कुछ विशेष प्रकार लोग होते हैं जिनमें मरीज को लगता ही नहीं है कि वो उनमें कुछ असमानताएं हैं जो लोगों से तुलना में, तो उनके साथ रहते हुए दूसरे लोगों को भी उस चीजों से फाइट करना पड़ जाता है या सहमत नहीं होते, तो जिसकी वजह से परिवार के लोगों को भी एक मानसिक तौर से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने तौर तरीके सही होते हैं और परिवार के लोगों को हम गलत समझते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ न कुछ परिवार में समस्या पैदा होने लगती है। अगर परिवार इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, या जो व्यक्ति है उसका सोच सामान्य है और हम उस सोच के साथ कंफर्टेबल है, तो इस तरह के समस्याएं होने की वजह से बीमारी की लेट रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या हम बहुत देर बाद हम डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। जी, आपके हिसाब से अगर बुजुर्गों की हम बात करें तो जो बुजुर्ग आपके पास आते होंगे, ज्यादातर अगर मनोरोग की हम बात करें उनके बुजुर्गों के ऊपर, तो परिस्थितियों के मारे जो हम बोलते हैं अक्सर बीमारी, क्योंकि ये एक उम्र ऐसी होती है जहां परिस्थितियां भी पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से देखें तो भी वो शायद कहीं ना कहीं त्रस्त होते हैं। और अगर हम बात करें बीमारियों की तो सबसे ज्यादा बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं उस उम्र में। तो सबसे ज्यादा आप किस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं बुजुर्गों पर? देखिए, बुजुर्गों पे ज्यादातर आपके जो शारीरिक समस्या होती है, शारीरिक तौर से जो बीमारियां होती है ज्यादा प्रभावी हो जाती है, क्योंकि उस एज तक उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी थोड़ा सा वीक हो जाती है और बहुत सारे जो भी उनके दायित्व होते हैं उससे भी वो कम हो जाते हैं जी। कम उनके पास काम कम हो जाते हैं, तो उस दौरान भी हम बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अपने फिजिकल इलनेस को जी। तो तब तक में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या मानसिक बीमारी की बात करें तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर हम एल्जाइमर्स की बात कर रहे हो, तो ये इस तरह के कुछ बीमारियां हैं जो डेवलप हो जाती है। ज्यादातर डिपेंड करता है कि हम उनके जो फिजिकल हेल्थ पर या फिर उनके जीवन शैली पर, दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें, जिससे अगर शारीरिक तौर से उनको कम तकलीफ होगी तो मानसिक बीमारी है उससे निपटने में हमें थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो जाती है। एक मनोरोगी अपना भी ज्यादा नुकसान करता है, सबसे ज्यादा नुकसान आपने किस क्षेत्र में उसको देखा है? क्योंकि आप केस हैंडल करते हैं, इसलिए मैं केस को ध्यान में रखते हुए आपसे सवाल कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान वो किस चीज को लेकर पहुंचाता है? परिवार को पहुंचाता है, या जहां वो नौकरी कर रहा होता है तो आसपास के माहौल को बिगाड़ देता है, या खुद अपना ही नुकसान करना शुरू कर देता है? ये हम किसी भी मानसिक रोगियों को प्रिंट आउट नहीं कर सकते, या हम उनकी कार्य क्षमता पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि किसको ज्यादा वो नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं। डिपेंड करता है वो किस परिस्थितियों पे है और किस तरह के मानसिक बीमारी से वो ग्रस्त है। अगर कोई व्यक्ति एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार का या फिर कानून का नुकसान बहुत ज्यादा तरीके से करता है, लेकिन यह इरादतन नहीं होता, यह एक बीमारी के प्रभाव में होता है। तो वो अलग अलग परिवेश, अलग अलग बीमारी की क्षमता और उसके होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं उस पर वो निर्भर करता है कि वो किस जगह पर कितना वो हानि कर सकता है, और इसमें कोई प्रभाव वो नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान व्यक्ति हर हाल में अपना स्वयं का करता है, मान सम्मान का हो या फाइनेंशियल हो या फिर आपके रिश्तों की बात हो, इमोशनल लॉसेस हो, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से होती है। एक वाक्य जो अक्सर बोला जाता है अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता है कि इनकी तो आदत ही है गुस्सा करने की, इनकी तो आदत है चिड़चिड़ापन करने की, हम जानते हैं इनको बचपन से ही जानते हैं, तो ऐसे ही हैं, हमेशा काम बिगाड़ देते हैं या हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। आपने ये जुमला अक्सर आम हो चुका है अब इस तरह की बातें, किसी अगर हम व्यक्तित्व से जुड़कर इस तरह की बातें करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है, गुस्सैल होता चला जा रहा है, परिस्थितिवश जो भी उसका कारण रहा, और एक मनोरोगी जो जेनेटिक है या फिर वो मनोरोगी है उसको पता नहीं है, लेकिन तो इन दोनों पर्सनालिटीज में अंतर कैसे किया जाए? मनोरोगी, देखिए, पर्सनालिटीज में अंतर करना एक अलग प्रक्रिया हो जाती है और इसका तो स्पेशलिटी ही है वो सिम्टम का जो काउंटडाउन है या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे हम बेस पे हम चीजों को तय कर पाते हैं कि किस व्यक्ति में क्या संभावना है। सबसे पहला चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, तो जितना ज्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है मरीजों के विषय में, जैसे कि हम बात कर रहे हो किसी मरीज के विषय में, तो हमें क्या उसके परिवार से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके जो दोस्त
यार साथी होते हैं उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके वर्क प्लेस में क्या किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अलग अलग जगह से जुटाए गए इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हम तय कर पाते हैं कि मरीज को कुछ असामान्य व्यवहार है या नहीं। जहाँ तक उस बात कर रहे हो कि वह व्यक्ति गुस्सैल है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो स्वभाव होना एक अलग प्रक्रिया है। अगर वो पूरा लीड कर चुका है लाइफ को, और अगर वो शुरू से ही अगर सब सारे काम बिगाड़ रहा होता, तो वो 70 साल 75 साल या 60 साल 65 साल तक की लाइफ तक वो लीड करना मुश्किल हो जाता है उसको। हो सकता है कि वो उसकी कुछ समस्याएं हो, निजी समस्याएं हो जो सॉर्ट आउट नहीं हुई हो, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में ट्रेट्स के तौर पर वो बिहेवियर डेवलप हो गया हो। तो वे चीजें भी निर्भर करती है। तो किसी भी मरीज को किसी भी आदत को लेकर के या ट्रेट्स को लेकर के ये पॉइंट आउट करना सही नहीं होता कि वो हम मानसिक रोगी है। समाज में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि हम मानसिक रोगी है, जब तक कि वो रिकॉग्नाइज नहीं हो, मनोचिकित्सक के द्वारा उसके परीक्षण नहीं कराए गए हो, या मनोचिकित्सक के द्वारा उसके जो ट्रीटमेंट का प्रभाव या जो भी इनकी होती है, मेंटल हेल्थ जो अथॉरिटीज होती है, उनके अकॉर्डिंग हम उनकी जांच पड़ताल नहीं की हो, तब तक यह कहना उचित नहीं होता कि यह व्यक्ति मनोरोगी है या चिड़चिड़ा स्वभाव का है या काम बिगाड़ देता है तो उसको मनोरोग के पास दिखाओ। अगर आपके सोशल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में या ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, तो निश्चित तौर से आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, फिर मनोरोग चिकित्सक के पास जाके दिखा सकते हैं, या इस तरह के जो व्यक्ति जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, इन लोगों स्पेशलिस्ट से बात करके जो उचित उसका जो डायग्नोसिस है उस तक पहुंचने की हमें। मैं आपसे ना ये सवाल ही रखने वाली थी एक्चुअली। हमें पता है कि मैं अपने उदाहरण से समझाती हूँ कि मुझे पता है कि मैं मनोरोगी हूँ, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ, और मैं बार बार मुझे ऐसा लगता है कि उथल पुथल है मेरी लाइफ में, शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, शायद मैं इसलिए ऐसा बिहेव कर रही हूँ, और मैं चली जाती हूँ मनोविशेषज्ञ के पास, जबकि मुझे जाना चाहिए था साइकेट्रिस्ट के पास, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट क्लास चली जाती हूँ। तो इन दोनों का अंतर समय पर ना पहचान पाने से या सही जगह पर सही विशेषज्ञ से सलाह ना लेने से या ट्रीटमेंट ना लेने से मेरी वो बीमारी बढ़ती चली गई। तो आपको क्या लगता है कि अंतर करना बहुत ज़रूरी है और सही विशेषज्ञ से ही सलाह लेना या फिर इलाज कराना बेहतर है? देखिए, साइकोलॉजिस्ट है और साइकियाट्रिस्ट दोनों ही एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत में आते हैं, है ना। दोनों की जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो फार्माकोलॉजी को अपने ट्रीटमेंट में इंक्लूड करता है, जिसमें दवाइयाँ को हम प्रयोग करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का या थेरेपीज का प्रयोग करके आपको विदाउट मेडिसिन आपको ट्रीट करने की कोशिश करता है। अगर आपको कुछ ऐसी बेचैनी या कुछ ऐसी असमानताएं मिलती है जिसके वजह से आप अगर साइकियाट्रिस्ट के पास गए हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति आपको सही जगह पहुंचाने के लिए उत्तरदायित्व होता है, उसका उत्तरदायित्व रहता है। अगर आपको लगता है साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और साइकोलॉजिस्ट ने आपकी जांच पड़ताल करने के बाद समझा कि आपको थेरेपी से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सकती या हम नहीं कर सकते, या आपको तत्काल प्रभाव से जो आवश्यकता है वो हम नहीं कर सकते, वो तुरंत आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का सलाह देता है। और इसी की तरह भी साइकियाट्रिस्ट के साथ होता है कि फार्माकोथेरेपी के साथ साथ में आपको साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो आपको साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर का रिकमेंड करते हैं। तो ओवरऑल ये जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, काउंसलर्स है, ये टीम है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं मानसिक रोगों से लड़ने के लिए। तो तीनों को जो भी या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो अगर आप इन किसी के पास पहुंचते हैं मतलब आप सही जगह पे हैं। बिल्कुल। एक मनोरोगी अगर सही समय पर इलाज नहीं लेता है, सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह नहीं लेता है, तो वो गलत गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्या आपके पास आपने इस तरह के केसेस को भी हैंडल किया है? जी, डेफिनेटली बहुत सारे केसेस आते हैं जो कम समय में कुछ समस्याएं मानसिक प्रकृति में हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति पे अगर लेट रिकॉग्नाइज होती है या उनको थोड़ा सा अच्छा सा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता या समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो ये गलत रास्तों में चले जाते हैं। तो इस तरह की कुछ बीमारियां ही हैं जिसके इन्फ्लुएंस में कुछ आपको एंटी सोशल एक्टिविटीज या अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना होती है। और ज्यादातर केसेस में इससे नहीं मिलता, ज्यादातर आपका एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या एडिक्शन के केसेस पे देखते हैं कि लोग सही रास्ते से भटक करके आउट ऑफ द वे या फिर दूसरे तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए वो थोड़ा सा निकल जाते हैं। बिना नाम लिए, क्योंकि ये शायद एक कर्टसी भी होती है कि हम नाम नहीं मेंशन कर सकते, कोई ऐसा अनुभव आप मुझे बताइए या किसी ऐसे पेशेंट के बारे में आप मैं चाहूँगी दर्शकों को उसके अनुभव से आप बताइए कि अब वो एक सामान्य जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी, स्वस्थ मन की जिंदगी जी रहा है।
देखिए, लगभग आपके सभी पेशेंट जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूर्ण करते हैं, तो लगभग सभी पेशेंट अपना सामान्य जीवन बहुत अच्छे से आम इंसानों की तरह ही जीते हैं। जैसे आप बहुत सारे जैसे आपने कहा कि कर्सी होती है, हम नहीं कह सकते, तो बहुत सारे हॉलीवुड जो भी या बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं, हमने देखा कि एडिक्शन में थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छी जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे अपने जो स्टार्स हैं, जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो कई विभिन्न प्रकार के मानसिक बीमारियों से ग्रसित थे और उन्होंने नियमित और पूर्ण ट्रीटमेंट लिया। आज कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि किसको क्या समस्या थी। तो जिस तरह से शारीरिक रोग पूरी तरह से पूरी कोर्स करने पे, पूरा ट्रीटमेंट लेने से ठीक होता है, उसी प्रकार से मानसिक रोग भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है अगर हम पूरी तरह से कोर्स करते हैं, पूरा नियमित हम डॉक्टर संपर्क में आते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। और इसमें 1 या 2 या 4 या 5 नहीं होते, लगभग सभी केसेस ऐसे होते हैं जो अगर हम ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से लेते हैं तो है। और रही बात हमारे उसके एक्सपीरियंस की, तो बहुत बड़े आपके पास नाम है, बड़े आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस है या एग्जांपल्स है जिनको देख कर हम समझ सकते हैं कि इस बीमारी से पूर्णतः हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। निरंतर दवाइयाँ चलती रहती हैं, निरंतर आपके जो स्टेजेस होते हैं, मतलब कि आपको महीने में 1 बार आना है या 3 महीने में 1 बार आना है, ये जो शेड्यूल अगर फॉलो करते हैं तो मतलब जल्दी ही हम इस बीमारी से मुक्ति भी पा सकते हैं। इसको बीमारी का ही नाम देंगे ना हम सर? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मनोरोग बोल रहे हैं। बिल्कुल बीमारी है, मानसिक बीमारी होती है। हाँ। और इसका जो भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग या बीमारी के अकॉर्डिंग जो भी फॉलो अप डेट्स होते हैं, उसको फॉलो करना निरंतर जरूरी होता है कि भाई तभी तो हम जो इस बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं ना। तो डिपेंड करता है कि जो बीमारी क्या है आपका और फिजिशियन क्या फॉलो अप चाह रहा है। तो रेगुलर आप उस पर नियमित तौर से अपने जो चिकित्सक है उसके ऊपर भरोसा रखें और नियमित तौर से उसके आप फॉलो अप करते रहें और नियमित आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो डेफिनेटली इस पर हमें कंट्रोल मिलती है। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि झिझक को बाहर निकाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वाक़ई आपके अंदर यानी आपके मन में कुछ उथल-पुथल है और लग रहा है कि अब हम सामान्य व्यवहार से इतर अलग तरह का व्यवहार करने लगे हैं, तो समय रहते मनोरोग चिकित्सक के पास जाइए। जो डॉक्टर साहब ने सलाह दी है, उन सलाह को ध्यान में रखिए। सही समय पर सलाह लेंगे तो इस रोग से जल्दी ही छुटकारा पा जाएँगे, नहीं तो फिर बीमारी बढ़ती चली जाएगी, फिर चाहे वो की बीमारी हो या मन की। मैं डॉक्टर साहब समय का अभाव इसलिए आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर भूषण सिंह जी, जो कि मनोरोग चिकित्सक हैं। इनका दर्शकों की तरफ से, खबर भारत टीम की तरफ से भी धन्यवाद करते हुए, तो जाने से पहले एक लाइन जरूर कहना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए अगर मन के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप इसको सुनेंगे तो। मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता तो वो होता है जो वो चाहता है। फिलहाल के लिए हेलो डॉक्टर में आज इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।